नमस्कार बच्चों, मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। तो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात का। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनुपात समानुपात के कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में लिए गए हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीपीओ में 2023 में पूछा गया था। एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है। कितने प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है? 3 प्रकार के बक्से। कौन कौन से? प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के 3 प्रकार के बक्से हैं। कौन कौन से? देखो, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। इन तीनों का अनुपात हमारे पास दे रखा है 2:3:5। पर इसने क्या कह रखा है? लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? 144। मतलब लकड़ी और कांच के बीच की दोनों की संख्याओं में कितने का अंतर है? 144 का। और ये अगली लाइन में कहता है यदि प्लास्टिक के बक्सों को 25% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो देखो, अगर मैंने इसमें 25% की वृद्धि कर दी तो एक नया अनुपात तैयार होगा। तो अपने देखेंगे नया अनुपात क्या बनेगा, उससे सवाल को सॉल्व करेंगे। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो संख्या इनकी यही रहेगी, 144 का ही अंतर रहेगा, क्योंकि परिवर्तन वो किसमें कर रहे हैं? सिर्फ प्लास्टिक में कर रहे हैं। तो अब देखो, मैं क्या करूंगा, इसको किसी एक संख्या से गुणा कर दूंगा। मैंने माना 100 से गुणा कर दिया इसको, तो ये 200 होगी, ये होगी 300 और ये 500। भी मैंने मान ली भी प्लास्टिक की संख्या 200 है, लकड़ी के बक्सों की संख्या 300 है और कांच के बक्सों की संख्या 500 है। तो अब इसमें 25% की वृद्धि करने पर ये कितनी हो जाएगी? 250। प्रतिशत के टॉपिक में मैंने बताया था आपको 200 इंटू 125/100, ये कितना हुआ? 250। 125 इंटू 2 किया तो कितना है? 250। मतलब 25% की वृद्धि करने के बाद कितना हो गया? 250। पर ये लकड़ी के बक्से और कांच के बक्से बराबर सेम रहेंगे, क्योंकि इनमें ना कोई वृद्धि की गई है और ना ही कोई कमी की गई। अब इनका नया अनुपात क्या बनेगा वो देखेंगे। 0 0 और 0 कैंसिल। अब 5 के पहाड़े से काटेंगे। 5 5 25, 5 6 30, 5 एकम 5। अपने पास एक अनुपात आ गया 5:6:10। पहले अनुपात क्या था इसका? 2:3:5। पहले ये अनुपात था। अब अपने पास एक नया अनुपात आ गया, क्योंकि प्लास्टिक के बक्सों में वृद्धि करने के बाद उसने पूछा भी यही है, अगर प्लास्टिक के बक्सों में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बाद प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब देखो, इसमें क्या कर रखा है इसने? इन दोनों का अंतर दे रखा है, कितने का? 144 का। तो हमने भी इसमें क्या किया? अंतर कर लिया। 10 माइनस 6 कितना है? 4। 4 की वैल्यू कितनी दे दी? 4 की वैल्यू कितनी दे दी? 144। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तिये 12, 2 4 6 24, 36। कितनी आएगी? 36। 1 की वैल्यू 36 आई, तो 5 की कितनी आ जाएगी? 6 × 5 = 15, 18, 180। 25% वृद्धि करने के बाद कितने बक्से रहे? 180। किसके? प्लास्टिक के कितने बक्से हो गए? 180। संख्या कितनी है ये संख्या बताएंगे तो 180। इससे आप इसके भी ज्ञात कर सकते हो, इसके भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन सही है या नहीं है। अगर इन दोनों की संख्या में ज्ञात कर लूं और उनको आपस में उनका अंतर अगर 144 आता है, तो इसका मतलब अपना आंसर ये भी सही है और क्वेश्चन अपना सही है। तो देखो, मैंने इसको किया
36, और ये कितना हुआ 18, 18 और 3 216, और ये कितना हो जाएगा 360। देखो इसकी वैल्यू आई 216 और इसकी आई 360। अब 360 में से मैंने 216 घटाया तो कितना आएगा 144। इसका मतलब कि अपना आंसर 180 बिल्कुल सही है। तो बच्चों किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, हमें उससे पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना और करना आना चाहिए। जिसको जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा उसका क्वेश्चन उतनी जल्दी से सॉल्व होगा। तो अपने देखो हर एक लाइन को धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो पहले अपने देखेंगे चतुर्थ अनुपाती को। चतुर्थ समानुपाती, एक आपसे पूछेगा मध्य समानुपाती और एक आपसे पूछेगा तृतीय समानुपाती। ये समानुपाती चतुर्थ, मध्य और तृतीय। आप में अगर चतुर्थ समानुपाती पूछे तो आपको 3 संख्याएं दी होंगी, ए, बी और सी। अगर मध्य समानुपाती पूछे तो आपको 2 संख्याएं दी होंगी, ए और बी। अगर आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो आपको 2 ही संख्या दी होगी, ए और बी। अब देखो ज्ञात कैसे करना है। अगर चतुर्थ अनुपाती आपको दे रखा है तो आपको ए अनुपात बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी, तो आपको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो आपको उसको इस फॉर्मेट में आप रखोगे, आपका चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे मध्य अनुपाती पूछ लिया जाए तो आपको संख्याएं 2 दी है, तो आप उसको किस प्रकार से रखोगे, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। ये आपका मध्य समानुपाती ज्ञात होगा। इस फॉर्मेट से आप क्या ज्ञात करोगे, मध्य समानुपाती। किस प्रकार रखना है, बीच में एक्स रखना है। चतुर्थ में चौथे स्थान पर एक्स रखा था, मध्य अनुपाती में क्या करना है, मध्य समानुपाती में क्या करना है, बीच में एक्स रखना है। और तृतीय समानुपाती में क्या करेगा, उसमें भी आपको 2 संख्याएं देगा, ए और बी। तो आप क्या करोगे, ए अनुपात बी समानुपात बी एक्स, ये आपका हो गया तृतीय समानुपाती। देखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, ये आपका क्या हो गया, तृतीय समानुपाती। बी को दूसरी बार लिख के और चौथे नंबर पर क्या लगाना है, एक्स रखना है। जैसे चतुर्थ अनुपाती में चौथे स्थान पर एक्स रखना है, वैसे ही यहां भी तृतीय अनुपाती में, तृतीय समानुपाती में भी चौथे स्थान पर एक्स रखना है। पर यहां क्या 3 संख्या दी थी, यहां 2 ही दी हैं, तो दूसरी संख्या को एक बार और रिपीट करना है, जिस तरह से मैंने इस फॉर्मेट में किया। ठीक है, समझ आया ये आपको किस प्रकार से करना है। इसको आप ध्यान से नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में ध्यान से नोट बना लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो चतुर्थ समानुपाती की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था क्या, 3 संख्याएं दिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। इसी फॉर्मेट में आप इसको रख दोगे, इसी फॉर्मेट में रखोगे। समानुपाती का कोई भी समानुपाती है तो उसका मतलब क्या रहता है, समानुपात के बारे में मैंने आपको बताया। समानुपात का मतलब क्या रहता है, ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी। तो आप क्या करोगे, जैसे ज्ञात करते हो, देखो अगर बात की जाए ए अनुपात सी अनुपात डी की, तो आप इसको रखोगे ए अनुपात बी
इसको मैं कर देता हूं C बटा D। तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी। ठीक है, मतलब A और D को अगर गुणा करेंगे और B और C को गुणा करेंगे, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। समानुपात का मतलब यही है भी दोनों का मान क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रकार से अपने भी इसको करेंगे। देखो बाहर से करूंगा AX, अंदर का अंदर से हो गया, क्योंकि यही हो गया। अगर मैं इसको बटा में ऐसे लिखूंगा A बटा B और C बटा X, तो AX और B C हो जाएगा। तो उसी प्रकार अपने देखो इसमें संख्या लिखी है 12 की पावर 25 और 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 और x। अब देखो a गुणा होगा 12 की पावर 25 x, और यहां क्या करूंगा 3 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 12। अब आपने एक घातांक करनी में, आपको आगे घातांक करने का हम पढ़ाएंगे, घात व घातांक करने का टॉपिक बताएंगे, तो उसमें आपको बताया होगा एक ये मेथड रहता है m और n। अगर पावर सेम है तो इन दोनों का गुणा करके पावर वही लगा देंगे। ठीक है, पावर अगर सेम है तो आपस में गुणा करके वही लगा देंगे। जैसे उसमें ये दिया होता है, तो अगर बटा में दे रखी है बेस सेम है तो अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणा में दे रखी है तो बेस अलग अलग है, पर अगर पावर एक है तो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, और पावर वही की वही रहेगी। इसमें भी यही होगा। देखो पावर क्या है, दोनों की सेम है, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 12 की 12, 12 की पावर 12। तो 12 की पावर कितनी आई, 12। इधर 12 की पावर 25 बटा इंटू एक्स है, 12 की पावर 25 इंटू एक्स है, तो एक्स ये बटा में चली जाएगी। अगर किन्हीं संख्याओं के बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो इसको आप m इंटू एम माइनस एन करेंगे। बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो इसको क्या लिखेंगे, m माइनस एन। ठीक है, यहां भी यही प्रकार से 12 m और n, मतलब m ऊपर वाला हो गया, n नीचे वाला हो गया। तो 12 m क्या है, 12 माइनस 25, तो कितना आया, 12 की पावर माइनस 13। यह आपका आंसर आ गया। आपका चतुर्थ समानुपाती क्या है, 12 की पावर माइनस 13। तो देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था चतुर्थ समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती, और इस क्वेश्चन में यही पूछ लिया मध्य समानुपाती क्या होगा। तो पहले अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या कहना क्या चाह रही है। देखो थोड़ा सा इसको टिपिकल करके बताया गया। तो बच्चों पहले अपने क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब p को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2, 9 में से घटाया जाए, तो जितना अपने पढ़ा है उतना अपने पहले लिखेंगे। देखो p है कुछ, p को क्या किया, इसमें से भी घटा दिया, इसमें से भी घटा दिया, और इसमें से भी घटा दिया, और इसमें से भी घटा दिया। तो इस क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो इसने कहा इसको क्या कर दो, समानुपात में कर दो आप। तो 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मतलब कॉमन सी बात यह है कि यहां अपने को p की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। जो मेन बात है वो यही है कि p की वैल्यू ज्ञात करोगे आप, तो p की वैल्यू यहां रखोगे तो ये संख्या बनेगी और एक ये संख्या आएगी। इनका क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो अपने p की संख्या ज्ञात करना, देखो बाहरी और अंदर का, बाह्य पदों का बराबर मध्य
पदों का गुणनफल। ठीक है, समानुपात का क्या सूत्र रहेगा? बाह्य पदों का, एक समानुपात की बात कर रहे हैं, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो बाह्य पद क्या है और आंतरिक पद क्या है? बाह्य पदों का गुणनफल ये रहेगा, अंदर अंदर वाले मध्य पदों का गुणनफल ये रहेगा। तो इसको देखो गुणा करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? आर निम 72, इसको फिर इससे करेंगे -8p। अब p से करेंगे, क्योंकि 8 से हो गया, अब p से करेंगे तो -9p और माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर, ये आपका आ गया। इधर देखो, अब इसको करेंगे 6 से 12, इसको करेंगे -6p, इसको p को करेंगे -2p और ये p स्क्वायर। अब देखो यहां हुआ 72 -17p प्लस p की स्क्वायर, और इधर आया 12 -8p प्लस p की स्क्वायर। देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इधर माइनस का p है, ये भी इधर माइनस का p है, और ये संख्याएं एक साइड आएंगी, 72 -12, और ये क्या है 17p, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो गया, ये इधर माइनस का रहेगा। तो कितना रहेगा? 9p बटा कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 60, और 60 बटा 9, p की वैल्यू कितनी आएगी? 20/3। p की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 20/3। देखो किस प्रकार से याद करना है, p की वैल्यू कितनी आई? 20/3। अब देखो, अब मैंने यहां की p की वैल्यू रखी 20/3, 3 से 3 कैंसिल, 6 घटाए ये 14 आई। यहां भी मैंने p की वैल्यू रखी तो यहां आई 56, 20 थी 60 और -4 56। अपने पास दो संख्याएं आ गई 14 और 56। मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो आपको मैंने कौन सा फॉर्मेट बताया था? अभी दो संख्याएं दी होगी, पर बीच में अपनों ने क्या रख देना है? x रख देना है, और यहां संख्या आ जाएगी। अब इसका क्या कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल हो गया x स्क्वायर, और बाह्य पदों का हो गया, ठीक है, 14 × 56। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल। इधर वर्ग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। 14 × 56। मैं इसको अगर गुणनखंड में तोड़ूं तो ये हो जाएगा 7 × ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 × 7। अब देखो ये हो गया 49, 7 7, और ये हो गया 16। तो आपको यहां से पता लगा कि 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, और 16 का क्या होता है? 4। तो कितना आया? 28। क्या आया आंसर? 28। मध्य अनुपात, मध्य समानुपाती कितना है? 28। ठीक है, बीच का मध्य समानुपाती कितना है? 28। जो यहां x की वैल्यू दे रखी है, अपनों ने रखी है, यहां भी 28 है और यहां भी 28 है। 28 का इंटू 28 को गुणा करेंगे, और 14 × 56 को गुणा करेंगे। देखो 14 दूना 56, 7 दूनी 14, और 7 चौक 28। इधर भी 4 आया, इधर भी 4 आया, इसका मतलब आपका आंसर 28 बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यही बताया, पहले अपने को क्वेश्चन को धीरे से आराम से पढ़ना है, पढ़ना और अच्छे से समझना है। जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी हो जाएगा, कम समय लगेगा, और इसकी शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक जो भी हो, कोई भी समय नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन को पहले बहुत आराम से देखना है और पढ़ना और समझना है, उसके बाद सवाल को करना है। देखो एक ही आय का बी की आय का अनुपात कितना? 4:3। अब ए की आय और बी की आय दे दी, कितनी दे दी? 4:3। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, और बी का व्यय है जो उसकी आय का 7/15 है।
उनके व्यय का अंतर कितना दे रखा है, 4500 दे रखा है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने पास आय आ गई कितनी, 4 और 3, ठीक है। तो वो कह रहा है ए का व्यय है जो मतलब खर्च है, वो क्या है, ए की आय का 5/12 है, यही बात कह रहा है। दूसरा बी का व्यय है जो, वो बी की आय का 7/15 है, यही बात कह रहा है हमें वो। ए का व्यय क्या है, ए की आय का 5/12 है, बी का व्यय क्या है, बी की आय का 7/15 है। अगर देखो मैं इसी को आय मान लू, अगर मैं क्या करूं, इसी को ही आय मान लू भी, वो 4 रुपए कमाता है और वो 3 रुपए कमाता है, 1 से गुना कर दिया, मतलब इसी को ही मैंने आय मान ली। तो 4 × 5/12, ठीक है। और इसी को ही बी भी इसी को आय मानता है, तो देखो इसका व्यय कितना है, ए का 5/3 और बी का व्यय कितना आया, 7/5। अब देखो दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 4500 रुपए, दोनों के व्यय का अंतर कितना दे रखा है, 4500 रुपए। तो मैंने अगर 5/3 माइनस 7/5 कर दिया तो कितना कर दिया, 4500, ठीक है। तो अब देखो इसका अंतर कितने का आएगा, एलसीएम आएगा 15 का, 25 माइनस ये कितना हुआ 21, 4500। तो कितना आया, 4/15 की वैल्यू कितनी आई, 4500। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। 1125 इंटू 15, 1125 इंटू 15। तो बी की पूछ रहा है ये, तो बी की आय पूछ रहा है, तो मैं इसको 3 से और गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब 1125, 3 को मैंने 15 से गुणा किया 45, तो इसको 45 से गुणा कर देंगे, 25 2 10 2 12 1 5 6 5। अब इसको करेंगे 20 2 8 और 2 10, हंसी नंबर 1 4 और 1 5 और 4, ये हुआ 5 2 6 10, 50,625 की आय है। बी की आय कितनी है, 50,625। देखो जैसे जैसे अपने क्वेश्चन पढ़ा वैसे वैसे सॉल्व किया। अनुपात दे रखा था, अपनों ने अनुपात लिख लिया। उसने कह रखा बी का व्यय ए की आय का 5/12 है, तो मैंने ए की आय का 5/12 कर दिया, और बी का व्यय बी की आय का 7/15 था, वैसे के वैसे कर दिया। मैंने आय यही मान ली जो थी, 4 और 3, 4 से किया तो इसका व्यय आया 5/3 और इसका व्यय आया 7/5। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा था, व्यय का अंतर दे रखा था 4500 रुपए, मैंने वैसे ही किया, इन दोनों का अंतर कर दिया। 4500 कितना है, 4/15 की वैल्यू 4500, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 1125 इंटू 15 इंटू 3। 3 क्यों किया, 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ये तो एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई, तो अपने को 3 की ज्ञात करनी है, तो 3 की मतलब बी की ज्ञात करनी थी, 3 से गुणा कर दिया। अब 1125 इंटू 15 इंटू 3 से गुणा किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग से गुणा कर दिया, 15 इंटू 3 किया 45, 4500 1125 से गुणा किया तो अपना कितना है, 50,625। बी की आय ज्ञात होगी। जिस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ा, आराम से धीरे धीरे वैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही आ गया। तो 5वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा क्या गया है
किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। पहले तो इस बात को समझते हैं, भाई छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 8। छात्रों की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें छात्रों की संख्या का 3/8 मतलब ये जो दिया होता है नीचे वाली ये कुल संख्या मान लेते हैं अपने, 8 है। उसमें 3 क्या है? लड़कियां। 3 क्या है? लड़कियां। तो लड़के कितने हैं? 5। अगर मैंने कुल छात्रों की संख्या 8 मानी, 3 लड़कियां हैं और 5 क्या रह गए? लड़के रह गए। देर का भाग 3/8 भाग क्या? लड़कियां। अगर 8 है तो 8, जैसे मैंने कुल संख्या मानी 8 और 3/8 लड़कियां हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो लड़कियां रह जाएंगी 3। तो 8 लड़के मतलब 8 कुल छात्र हैं, 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रह जाएंगे? 5। लड़के कितने रह जाएंगे? 5। अब देखो इसके बाद सवाल क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। अब जो लड़कों की संख्या है उसका 1/3, लड़कों की संख्या का क्या है? 1/3, और लड़कियों की संख्या का 2/3। इसमें से 3 बच्चों का 2/3 है जो वो 10 वर्ष से कम बच्चे हैं, कम लड़कियां हैं, और यहां 1/3 बच्चे हैं जो लड़के हैं वो 10 वर्ष से क्या है? कम है। तो देखो यहां क्या है कि लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कों की संख्या का 1/3 और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। मतलब इसका मैंने ये ले लिया। अब मैंने अगर इसको 3 में से घटाया, ये एक लड़की क्या है? 10 वर्ष से अधिक है। ये एक लड़की क्या है? ये तो घटा दिया, जो रह गया वो क्या है? एक लड़की रही, जो 3 में से एक लड़की वो 10 वर्ष से अधिक है, ना कि कम है। ठीक है, ये क्या हुआ? 5/3 को 5 में से घटाया, क्योंकि ये तो कम है ना 10 वर्ष से। ये वैल्यू जो आई ये 10 वर्ष से कम है, तो कुल में से घटाएंगे तो ये 10/3 आई। ये 10 वर्ष से अधिक बच्चे हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष से अधिक, और ये वैल्यू 10 वर्ष से अधिक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है? 10 वर्ष से कम वाले बच्चों की। अब उसने कहा कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 260 है। मतलब 1 और 10/3 इन दोनों की संख्या कितनी है? 260 है, क्योंकि ये जो एक आया ये 10 वर्ष से अधिक लड़के हैं, 10 या 10 वर्ष से अधिक है। ये जो 10/3 आया ये क्या है? 10 वर्ष या 10 से अधिक है, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक लड़के हैं। इन दोनों का जो योग है वो क्या है? 260। तो 3/10/3 260, 13/3 बराबर 260। तो कितना हुआ? एक की वैल्यू कितनी आई? 60 आई। एक की वैल्यू कितनी आई? 60 आई। कैसे आई? देखो ये लघुत्तम लिया 3 आया, लघुत्तम ले लिया 13/3 बराबर 260। 13 कम 13, 13 दूना 26, और ये 3 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 60। तो अब अपने से क्या पूछा गया? लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो इससे 60 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा? 300। इसको 60 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 180। इसको 60 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 480। अब देखो 180 ये आया लड़कियों की संख्या, और 300 आया लड़के की संख्या, और 480 आया कुल संख्या। अगर मैं इन दोनों का, तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ए, बी और सी अपने आय का, ए अपनी आय का, बी अपनी आय का और सी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, 85% खर्च कर देता है और 75% खर्च कर देता है। तो उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है। तो ए और सी की आय में
18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो देखो मतलब बचत कितनी करता है 20%, ये खर्च करता है 80% खर्च कर दिया, तो 20% बचत कर दी, या 15% बचत कर दी, या 25% बचत कर दी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं इसको इस प्रकार से, क्योंकि भिन्न को मैं अनुपात के रूप में लिख सकता हूं। ये मैंने लिख दिया। अब उसने देखो बचत 20 है, 20 की वैल्यू कितनी दी 8, तो 1 की वैल्यू 8/20 और 100 की ज्ञात करनी है इंटू 100, तो बचत कितनी आई, मतलब आय कितनी आ गई 40। अब ये आय का अनुपात आ गया, एक आय 40। अब इसी प्रकार 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 9, 1 की वैल्यू 9/15 इंटू 100, बी का कितना आया 60 आया। अब सी का कितना दे रखा है 25 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 20, 1 की वैल्यू 20/25 इंटू 100, तो कितनी होगी 4, 80। तो सी का कितना आया 80। ए की आय आई 40, बी की आय आई 60 और सी की आय आई 80। तो इनको अगर मैं भिन्न में अनुपात में बदलूं तो 2:3:4 आ जाएगा। आय का ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है 2:3:4। अब देखो आगे सवाल देखते हैं, ए और सी के आय में कितने का अंतर है 18,000 रुपए का अंतर है। ए और सी की आय में अंतर है तो हम अनुपात में भी अंतर कर लेंगे। अनुपात में अंतर कितने का है, 2 की वैल्यू कितनी है 18,000, तो 1 की वैल्यू कितनी है 9,000। अब बी की पूछ रहा है, अगर ए की 9,000 है तो ये 18,000 वैल्यू इसकी होगी, ये 27,000। तो देखो अपने पास एक की वैल्यू कितनी आई 9,000, तो अपनों ने अगर एक की वैल्यू एक ही आय पूछनी है, एक ही आय पता करनी है, तो एक की आय कितनी आएगी 18,000, और बी की आय कितनी आएगी 27,000, और सी की आय कितनी आएगी 36,000। ए की आय 18,000, बी की आय 27,000 और सी की आय 36,000। तो अपने पास इसने बी की आय पूछी है तो बी की आय 27,000 है। और अगर अपने देखें भी इन दोनों ए और सी की आय में अंतर 18,000 का है, तो यहां सी की आय 36,000 है, ए की आय कितनी है 18,000, तो दोनों का अंतर कितने का है 18,000 रुपए का है। तो इसका मतलब अपना आंसर 27,000 बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।